Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्रीन इवेंट टूल। तो हम जानेंगे ग्रीन इवेंट टूल जीईटी के बारे में। यूएनएफसीसी, यूएनईपी एंड गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज अनवील्ड जीईटी विद द एम टू इनकरेज एक्शन टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इवेंट ऑन क्लाइमेट। तो किसने ये किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएनएफसीसी, यूएनईपी और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीओआरडी, इन तीनों ने मिलकर अनवील किया है जीईटी ग्रीन इवेंट टूल को, जिसका मकसद है इनकरेज करना एक्शन को ताकि कम किया जा सके जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है बहुत सारे इवेंट का क्लाइमेट के ऊपर। It will help in calculating the carbon footprint for any planned event at its planning stage itself and recommend solution for lowering the footprint as well as suggesting carbon credit for unavoidable one. ये जो है मदद करेगा कैलकुलेट करने में कार्बन फुटप्रिंट को पहले से ही प्लान इवेंट के लिए अपने प्लानिंग स्टेज के दौरान, और रिकमेंड करेगा सॉल्यूशन को ताकि कम किया जा सके कार्बन फुटप्रिंट को, साथ साथ सजेस्ट करेगा कार्बन क्रेडिट को अनअवॉइडेबल के लिए। इट वॉज प्रपोज फर्स्ट इन COP26 ग्लासगो लास्ट ईयर। इसको पहली बार प्रपोज किया गया था ग्रीन इवेंट टूल को COP26 के समय पे, ग्लासगो जो हुआ था आपका लास्ट ईयर में, वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएलआई स्कीम फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो हम जानेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेके। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट क्लियर a 19,500 crore scheme to incentivize the manufacturing of domestic solar cell module to reduce the industry reliance on China made panel। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है ₹19,500 करोड़ के स्कीम को, ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके मैन्युफैक्चरर को डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल्स का, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो इंडस्ट्री का भी डिपेंडेंस है चाइना मेड पैनल के ऊपर। दिस इज अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, और ये जो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल के अंतर्गत किया जा रहा है। The PLI will be disbursed to firm after they set up their manufacturing unit and the money disbursed over 5 years। जो PLI होगा उसको डिस्बर्स किया जाएगा फर्म को जब वो सेटअप कर लेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और मनी को डिस्बर्स किया जाएगा 5 साल के अंदर। नोडल बॉडी की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है। बेनिफिट इससे क्या होगा, क्रिएट अबाउट 2 लाख डायरेक्ट जॉब, इसके कारण 2 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगा, सेविंग हो पाएगा इंपोर्ट पे, गिव इम्पेटस टू एमएसएमई यानी बूस्ट मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को, सिक्योर एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, और ये सिक्योर करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से। पीएलआई स्कीम के बारे में भी हम जान लें। PLI scheme was launched in 2020 to scale up domestic manufacturing capability, accompanied by higher import substitution and employment generation। PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 पे ताकि स्केल अप किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को। इसको एक्कम्पनीड किया गया था हायर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से। The incentivized calculated on the basis of incremental sale range from as low as 1% for electronic to as high as 20% for the manufacturing of APIs and bulk drug। जो इंसेंटिव है उसको कैलकुलेट किया जाता है इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर, जो कि आपका रेंज करता है एज लो एज 1% इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और अगर हम हाई की बात करें तो ये 20% तक हो सकता है अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एपीआई या बल्क ड्रग्स को। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज है उसको भी हम समझते हैं। Modification in programming for development of semiconductor and display manufacturing ecosystem in India। Union Cabinet has approved a uniform incentive of 50% of the project cost for setting up semiconductor display and compound semiconductor fabrication unit। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म इंसेंटिव 50% का प्रोजेक्ट कॉस्ट का अगर सेटअप किया जाता है सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को, तो उसमें 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का इंसेंटिव के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्मशाला डिक्लेरेशन। तो हम जानेंगे धर्मशाला डिक्लेरेशन के बारे में। At the National Conference of State Tourism Minister, the Dharamshala Declaration was adopted for developing sustainable and responsible tourism and position India as a global leader in the tourism sector by 2047। तो ये जो है कब किया गया था, वह किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, सब इंपॉर्टेंट है, वह किस लिए किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर का, उस दौरान धर्मशाला डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था डेवलप करने के लिए सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म
टूरिज्म को। तो जो धर्मशाला डिक्लेरेशन है आपका, वो सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए है और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है टूरिज्म सेक्टर में, जिसका टारगेट रखा गया है 2047 का। स्टेटस हम इसका देख लेते हैं। इंडिया इज रैंक 54 आउट ऑफ 117 कंट्री ऑन द लेटेस्ट WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, डाउन फ्रॉम 46 इन 2019। इंडिया का रैंक जो है वो 54 है आउट ऑफ 117 कंट्रीज में लेटेस्ट WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि कम है, लास्ट बार 46 था 2019 में। इस करंट कंट्रीब्यूशन इज 6.8% ऑफ इंडियन जीडीपी और अभी करंट कंट्रीब्यूशन इसका 6.8% है इंडियन जीडीपी पे। क्रिएट ओवर 39 मिलियन जॉब, इसके कारण 39 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट होती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिया गया इसके लिए, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी टारगेट टू अचीव $1 ट्रिलियन बाय द सेक्टर इन 2047। ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जो है इसका टारगेट है कि अचीव किया जाए $1 ट्रिलियन इस सेक्टर में 2047 तक। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने स्टार्ट किया है नेशनल स्ट्रेटेजी को सस्टेनेबल टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल कैंपेन के तौर पे। स्कीम की अगर बात करें, जो स्कीम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा इसको बूस्ट करने के लिए, तो प्रसाद स्कीम हो गया, निधि 2.0 हो गया, स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया। ये आप देख सकते हैं जो एडवांटेज होगा इसके इंडिया के लिए। तो सिग्निफिकेंट इसका पोटेंशियल है, कंसीडर किया जा सकता है। हमारे रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज को, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, सिग्निफिकेंट स्कोप है टूरिज्म एक्सपेंशन का, 10th लार्जेस्ट बिजनेस ट्रेवल मार्केट हो जाएगा ग्लोबली। रैपिड डिजिटाइजेशन जो है ट्रेवल सेक्टर का, डिजिटाइजेशन जोल का यूज किया जा रहा है प्लान करने के लिए, बुकिंग करने के लिए, एक्सपीरियंस जर्नी को और अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि आपका भाई जो कॉरिडोर सब ओपन हुआ है, ये सब हो गया। हाई डोमेस्टिक स्पेंडिंग काफी ज्यादा बढ़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इसको बूस्ट करने में काफी मदद करेंगे और इंडिया का जो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम होगा मिडिल क्लास का, वो काफी बढ़ेगा इसके कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो डिकम्पोजर कैप्सूल। हम जानेंगे बायो डिकम्पोजर कैप्सूल के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट स्पेयर बायो डिकम्पोजर कैप्सूल टू कर्ब स्टबल बर्निंग। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो स्पेयर करेंगे बायो डिकम्पोजर कैप्सूल को ताकि कम किया जा सके स्टबल बर्निंग को। इस कैप्सूल के बारे में हम जान ले। इट विल एक्सलेरेट द डिकम्पोजिंग फ्रॉम स्टबल टू मैन्योर इन 15 to 20 days। ये बढ़ा देगा डिकम्पोजिशन के स्पीड को, स्टबल से मैन्योर में वो डिकम्पोज हो सकेगा 15 से 20 दिन में ही। इट कंप्राइजेस ए डोरमेंट फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड सेल मास ऑफ फंगल स्पोर, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। ये जो आपका बायो डिकम्पोजर कैप्सूल है, ये कंप्राइज करता है एक डोरमेंट फॉर्म को डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया का और सेल मास फंगल स्पोर का, जो कि एक्सिलरेट कर देता है जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन पे। द कैप्सूल हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो कैप्सूल है इसको डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्टबल बर्निंग के बारे में भी हम जान ले। स्टबल बर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑन फायर द स्ट्रॉ स्टबल लेफ्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन्स लाइक पैडी, वेट एक्सेट्रा। जो स्टबल बर्निंग है, ये प्रोसेस है सेट करने का फायर को, स्ट्रॉ स्टबल को हार्वेस्ट करने के बाद ग्रेन्स जैसे कि पैडी और वेट के बाद ये किया जाता है। क्यों करते हैं इसको? तो फार्मर्स इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन डू इट एज दे गेट ए वेरी शॉर्ट टाइम बिटवीन हार्वेस्टिंग ऑफ राइस एंड द सोइंग ऑफ वेट। फार्मर्स जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन को वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि उनको बहुत कम ड्यूरेशन समय का मिलता है हार्वेस्ट करने के बाद राइस को और सो करने के लिए वेट को। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? Stubble burning cause loss of nutrients and microorganisms in the soil, toxic pollutant to be released into the atmosphere। Stubble burning के कारण जो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल पे वो डिक्रीज हो जाते हैं और इसके कारण टॉक्सिक पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर पे, जो कि काफी हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है इसको कर्व करने के लिए, स्टबल बर्निंग इज मेड क्राइम अंडर आईपीसी एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। स्टबल बर्निंग को क्राइम बनाया गया है आईपीसी और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अनुसार। नेशनल पॉलिसी ऑन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू 2014, नेशनल पॉलिसी बनाया गया है क्रॉप मैनेजमेंट को लेके 2014 में। प्रमोशन ऑफ मशीन को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे रोटावेटर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, यूज ऑफ स्टबल इन कैटल फीड एंड बायो इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम। तो हम जानेंगे हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ हाइब्रिड मोटर व्हिच विल पेव वे फॉर अ न्यू प्रोपल्सन सिस्टम फॉर द अपकमिंग लॉन्च व्हीकल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हाइब्रिड मोटर को, जो कि पेव करेगा वे नए प्रोपल्सन सिस्टम के लिए, हमारे आने वाले लॉन्च व्हीकल के लिए। इस सिस्टम के बारे में हम जान लें। अनलाइक सॉलिड और लिक्विड कॉम्बिनेशन, ए हाइब्रिड मोटर यूज सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर। जैसा कि सॉलिड और लिक्विड कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड मोटर जो है वो यूज करता है सॉलिड फ्यूल को और लिक्विड ऑक्सीडाइजर को।
The motor use hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) as a fuel and liquid oxygen LOX as the oxidizer. ये जो मोटर होता है ये उपयोग करता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का HTPB का फ्यूल के तौर पे और लिक्विड ऑक्सीजन LOX का ऑक्सीडाइजर के तौर पे. The use of liquid facilitate throttling, regulated supply of fuel, and the control over the flow rate of LOX enable the restart capability. जो यूज होता है लिक्विड का वो फैसिलिटेट करता है थ्रोटलिंग को, जो कि रेगुलेटेड सप्लाई होता है फ्यूल का, और जो कंट्रोल होता है फ्लो रेट पे लिक्विड ऑक्सीजन के, ये इनेबल करता है रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को. इट इज स्केलेबल एंड स्टेकेबल, पोटेंशियली पेविंग द वे फॉर ए न्यू प्रोपल्शन सिस्टम फॉर द फोर्टकमिंग लॉन्च व्हीकल. और ये स्केलेबल और स्टेकेबल है, पोटेंशियल ये रास्ता एक तैयार कर रहा है नए प्रोपल्शन सिस्टम का आने वाले लॉन्च व्हीकल के लिए. ये जो टेस्ट था इसको सपोर्ट किया गया था इसरो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई सिम. तो हम जानेंगे ई सिम के बारे में. ई सिम जो है वो फिर से न्यूज में आया है क्योंकि जो न्यू एप्पल आईफोन 14 है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा ई सिम के ऊपर यूएस में. ई सिम जो है ये एक एम्बेडेड सिम होता है, इसेंशियली सेम हार्डवेयर पे जैसे कि रेगुलर सिम का चिप होता है, लेकिन अब क्या है ये परमानेंटली एम्बेडेड पार्ट होगा मदरबोर्ड का वॉच और स्मार्टफोन के लिए. इस सिम को पहली बार स्टैब्लिश किया गया था डिकेड अगो 2012 के समय पे, लेकिन उसके बावजूद जो इसका फ्यूचरिस्टिक यूज केस था वो कम्प्लीटली नहीं हो पाया फिजिकल सिम के कारण. एडवांटेज क्या होगा ई सिम का? Being attached to the motherboard also allow reprogramming, letting user switch operator without having to replace any physical SIM card. जो ये अटैच होगा मदरबोर्ड से ये अलाउ करेगा रिप्रोग्रामिंग को, जिसके कारण यूजर जो है वो स्विच कर सकेंगे ऑपरेटर को बिना रिप्लेस किए हुए फिजिकल सिम कार्ड को. अभी क्या होता है अगर आपको चेंज करना है ऑपरेटर को तो आपको सिम कार्ड बदलना पड़ता है. ई सिम के कारण ये नहीं होगा, ये काफी कन्वीनियंस होगा. जो एबिलिटी होगा स्टोर करने का मल्टीपल सिम प्रोफाइल को आपके ई सिम पे, इसका मतलब है कि आप सिम कर सकते हैं प्रोफाइल में आसानी से. सिक्योरिटी, देयर इज नो फिजिकल एलिमेंट टू पुल आउट एंड यूज इन अनदर डिवाइस. कोई भी फिजिकल एलिमेंट नहीं है जिसको पुल आउट किया जा सकेगा, उसको अनदर डिवाइस में यूज किया जा सकेगा. दिस एडवांटेज क्या है ई सिम का? इमरजेंसी, इफ योर फोन स्टॉप वर्किंग, runs out of the battery or simply fall and get a crack screen, your communication is brought to a complete standstill with eSIM. अगर आपका फोन काम करना बंद कर देता है या बैटरी खत्म हो जाता है, वो सिंपली क्रैक हो जाता है उसका स्क्रीन, तो आपका कम्युनिकेशन जो पूरी तरीके से रुक जाएगा ई सिम के कारण. अनयूजेबल इन कंट्री विथ नो ई सिम सपोर्ट, ये अनयूजेबल हो जाता है वैसे कंट्री के लिए जहां पे ई सिम सपोर्ट नहीं है. आप यूज नहीं कर सकते ई सिम फोन को वैसे कंट्री पे जहां पे टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो सिंपली नहीं सपोर्ट करते इस टेक्नोलॉजी को. सपोर्ट ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम फोन, और ये सपोर्ट करेगा सिर्फ प्रीमियम फोन पे. भारत में ई सिम जो है वो सपोर्ट करेगा करेंटली सिर्फ मोर एक्सपेंसिव डिवाइस जैसे कि एप्पल आईफोन, गूगल पिक्सल सीरीज में. टेलीकोस है मोर कंट्रोल, टेलीकोस का ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा इसके कारण. ये आप देख सकते हैं एम्बेडेड सिम ई टेक्नोलॉजी कंज्यूमर मोबाइल डिवाइस का. इसमें ये आपका एम्बेडेड सिम जो है वो स्मॉलर होगा, ये इंक्रीजिंगली बिल्ट होगा मोबाइल डिवाइसेस के लिए. मोबाइल फोन जो है वो लाइकली डुअल सिम इनेबल हो जाएंगे, इंट्रीम फिजिकल और एम्बेडेड सिम. ये इमीडिएट ऑप्शन होगा डाउनलोड करने का ई सिम को या क्यूआर कोड को, जो कि ई सिम मार्केट प्लेस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्यूआर कोड के फॉर्मेट में. आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नक्सलिज्म. तो हम जानेंगे नक्सलिज्म के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. Hotbed of left-wing extremists have been cleared in the Bihar state and greatly reduced in Jharkhand using Operation Octopus, Double Bull, Thunderstorm and Chakravanda. जो हॉटबेड था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का, इसको क्लियर कर दिया गया है बिहार स्टेट और काफी ये कम हो गया झारखंड में आपका ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, थंडरस्टॉर्म और चकबंडा के कारण. ये नक्सलाइट होते कौन है? नक्सलाइट जो है ये आपका ग्रुप है फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट का, जो कि सपोर्टिव है माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटीमेंट और आइडियोलॉजी को. इनका ओरिजिन को आप ट्रेस कर सकते हैं 1967 का जो स्प्लिट हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का उससे, जिसके कारण फॉर्मेशन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का. करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि अफेक्टेड है वायलेंस है वो 39 से हो चुका है, 60 से कम होते होते. ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव था जहां पे ये तो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश था. इंसिडेंट जो है वायलेंस का वो भी काफी कम हो चुका है. जो हाईएस्ट आपका 2258 2009 में, ये कम होकर 509 हो गया 2021 तक. जो डेथ रेट था वायलेंस के कारण ये भी काफी कम हुआ 85% तक. गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी की हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. ज्यादातर पहली बार परमानेंट कैंप जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए स्टेब्लिश किया गया है ताकि सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया जा सके माओइस्ट को. इंक्रीज एलोकेट किया गया फंड को और लेटेस्ट इक्विपमेंट का उपयोग किया जा रहा है. सॉफ्ट पॉलिसिंग की अगर हम बात करें तो ये विन कर रहा है जो ट्रस्ट है लोकल का, ताकि सन किया जा सके वायलेंस को. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback.
Thank you and have a nice day.